आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर भेजी थी। मैंने आज से पहले इस कदर हसीन लड़की को कभी नहीं देखा था। वह लड़की देखने में 17 या 18 साल की लग रही थी। मैंने इस वक्त अपने दोस्त का फ़ोन लगाया और पूछा, ये लड़की 2 घंटे गुजारने के लिए कितने पैसे लेती है। इसने बताया कि वह लड़की 10,000 से कम पर नहीं मानती। मैंने इससे कहा कि मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी आज इस लड़की से मुलाकात करवा दो। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और कहा कि बस तुम तैयार रहना, मैं कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। इसके बाद मैंने कॉल काट दी थी। मैं किसी गलत मकसद के लिए इस लड़की से नहीं मिलना चाहता था। दरअसल मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर था और नई से नई खबर ढूंढ निकालना मेरा काम था। मैं इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि कम उम्र में वह इस धंधे में कैसे आ गई थी। मेरा दोस्त अक्सर ऐसी लड़कियों की तस्वीर मुझे भेजता जो सड़क पर खड़े होकर रात के अंधेरे में ग्राहक तलाश करती थी, लेकिन इतनी कम उम्र लड़की मैंने आज पहली बार देखी थी। इस लड़की को देखकर मुझे लग रहा था कि इसके पीछे की कहानी यकीनन बहुत धमाकेदार होगी और अगर मैं इस कहानी तक पहुंच जाऊं तो हमारे चैनल की रेटिंग्स बढ़ सकती हैं और मेरी तरक्की भी बढ़ जाती। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज रात 12 बजे से 2 बजे तक उसके कैसे और कहाँ पर मिल सकते हैं। मैं इसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। ये एक छोटा सा मोहल्ला था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। मैंने एक घर का दरवाज़ा बजाया तो इसी लड़की ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर मुझे अंदर आने की दावत दी। वह पूरी तरह खुशबू में रची बसी दुल्हन बनी हुई थी। मैं इसके कमरे में जाकर बैठा तो वह खुद ही मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि कुछ देर के लिए तुम सामने पड़े सोफ़े पर बैठ जाओ। मेरे पास से वो उठी और सामने पड़े सोफ़े पर बैठ गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वह हंसी और कहने लगी, साहब नाम में क्या रखा है, आपने काम के लिए पैसे दिए हैं और मैं काम के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से कर लें। वह मुझे अपना कोई रोज़मर्रा जैसा ग्राहक समझ रही थी। मैंने मुस्कुरा कर उससे बताया कि मैं यहाँ किसी गलत काम के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए चला आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? मैंने जानबूझकर अपनी न्यूज़ रिपोर्टर वाली बात को छुपा लिया था कि वह आराम से मुझसे बात कर सके। मेरी बात सुनकर पहले तो वह हैरान हुई, फिर कहने लगी अब तो उसे खुद भी याद नहीं कि वह कौन है। भला वह मुझे क्या बताएगी? उसके अंदाज में इस कदर दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह खुद ही मुझे अपने बारे में बताती चली गई, जिसे जानकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। और ये सब शायद आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि किस तरह एक मासूम सी बच्ची अपने ही रिश्तों की वजह से यहाँ पर पहुँच गई। ये कहानी मैं आपको इसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैं शायद पैदा ही बदनसीब हुई थी कि मेरा पहले बाप मुझे और मेरी माँ को इस वक्त ज़माने के रहमो करम पर छोड़ कर चला गया। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी मेरे बाप को एक बेटे की ख्वाहिश थी और मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ कभी दोबारा उम्मीद से नहीं हो सकी। मेरी पैदाइश के वक्त कुछ माँ में ऐसी कमी हो गई थी कि उनसे उनकी माँ बनने की खुशी हमेशा के लिए छिन गई। ये 5 साल जो मेरे बाप ने हमारे साथ गुजारे वे मेरी ज़िंदगी के बस से बदतर साल थे, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बदतर होने जा रही है। मेरा सगा बाप हर दिन मुझे बहुत मारता, मेरी माँ पर जुल्म करता, मुझे बोझ कहता। कभी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरी माँ को इसकी मिन्नतें करनी पड़ती। जब मेरी माँ हालात से तंग आ जाती तो वह मुझे मारने लगती और कहती कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तेरी जगह मेरा कोई बेटा पैदा होता तो आज मैं रानियों जैसी ज़िंदगी गुजार रही होती। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मेरा बाप ये कहकर मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गया कि इसका गुजारा अब यहाँ हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एक ऐसी औरत मिल गई है जो इसे बेटा दे सकती है। इस दिन मेरी माँ बहुत रोईं क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे और ये घर किराए का था। ना ही हमारे पास पैसे थे और ना ही कमाने का कोई ज़रिया। मेरे नाना नानी का देहांत हो गया था और मेरी माँ को मामा से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ को मेरे चेहरे से ही नफ़रत हो रही थी क्योंकि मेरी वजह से ही उनकी किस्मत में खाक भर गई थी। लेकिन वे माँ थी, वे मुझे कैसे छोड़ सकती थी। बाबा के जाने के बाद भी मैं हमारे घर का खर्चा उठाने के लिए लोगों के घरों में काम करती। माँ जवान और खूबसूरत थी, बस वे औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी।
इसलिए जहाँ जाती वहाँ किसी न किसी मर्द की हवस भरी नज़रों का शिकार हो जाती। ज़िंदगी हम पर बहुत तंग हो गई थी। और फिर एक दिन माँ की मुलाकात अमन अंकल से हुई। अमन अंकल मेरे मामा के पुराने दोस्त थे और माँ को उनकी शादी से पहले से जानते थे। माँ किसी के घर काम करने के लिए गईं, वहीं उनका टकराव अमन अंकल से हुआ था। अमन अंकल माँ को उस तरह लोगों के घर में काम करता देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मेरे मामा बहुत अच्छा खाते पीते थे। उन्हें यकीन ही नहीं आया था कि माँ को अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए इस तरह से लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। अमन अंकल ने माँ की हमदर्दी के नाते मदद शुरू कर दी और कुछ ही दिनों बाद माँ को शादी की पेशकश भी कर दी। अमन अंकल का अपना घर था, वह बहुत अच्छा कमाते थे। उनकी पहली बीवी उन्हें छोड़ कर गई थी और उन्हें माँ पसंद आ गई थी। अंकल ने ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि माँ उससे इस रिश्ते के लिए इनकार करती। वैसे भी वह मुझे समेत माँ को दिल और जान से अपनाना चाहते थे और माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। एक सुकून की छत और एक हमदर्दी के लिए साथी नसीब हो रहा था। अमन अंकल ने अपने दो दोस्तों के गवाह बनाकर शादी माँ के साथ कर ली और हमें हमारे सामान समेत अपने घर ले आए। उन्होंने शादी वाले दिन मोहब्बत से मुझे गोद में उठाया और प्यार करके कहने लगे, सुमन, आज से मेरी बेटी है और मेरे होते हुए से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और फिर अंकल ने अपनी बात सच कर दिखाई। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत के मेरे लिए बढ़ती चली गई। वह मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते थे। अंकल ने मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और सख्ती से ये बात भी कही कि मैं उन्हें अंकल नहीं बल्कि बाबा कहकर पुकारूं। मेरे सगे बाप का बुरा सलूक मुझे आज भी याद था, इसलिए जब मैंने अमन अंकल का प्यार भरा अंदाज देखा तो मैं पूरी तरह उनसे मोहब्बत करने लगी और उन्हें बाबा कहने लगी। बाबा के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते रहते थे। उनका रवैया भी मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा होता। माँ की इस दूसरी शादी के बाद माँ ने लोगों के घरों का काम छोड़ दिया और बाबा की बहुत अच्छी नौकरी थी और उन्होंने ज़िंदगी के हर ऐश हमारी झोली में डाल दिए। मैं खाने के साथ साथ रोज़ाना रात को दूध भी पीने लगी थी। बाबा मेरे लिए रोज़ाना शाम को बहुत सी खाने पीने की चीज़ें ले आते थे और हर मौके पर मुझे खिलौने भी ले देते थे। माँ कभी कभी बाबा की मेरे लिए मोहब्बत देखकर कहती थी कि इतनी मोहब्बत तो तुम्हारे सगे बाप ने भी तुम्हें नहीं दी थी जितनी अमन अंकल ने दी है। और वाकई माँ की बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी। अमन अंकल माँ से कहीं ज़्यादा मुझे वक्त देते थे ताकि मुझे अपने बाप की कभी से महसूस ना हो। मुझे घूमने फिराने के लिए ले जाते और बाहर मेरी मर्ज़ी का खाना भी खिलाते। बाबा के एक दोस्त थे राहुल अंकल, वे रोज़ ही हमारे घर आने लगे थे। उनकी मेरी माँ से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, इसलिए वह बाबा की गैर मौजूदगी में भी हमारे घर आ जाते थे और मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों खेला करते थे। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, जब वे अंकल और माँ एक साथ बैठे होते तो वे मुझे बाहर सहन में खेलने के लिए भेज देती और उन दोनों के बीच न जाने क्या बातें होती थी। उनकी सरगोशियाँ मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। दिन यूं ही तेज़ी से गुजरने लगे और मैं 15 साल की उम्र में जवान हो गई थी। मेरे वजूद में कई बदलाव आए और मैं एक बच्ची से एक जवान लड़की लगने लगी। मेरा खाना पीना बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा कद काठी भी काफ़ी अच्छा ऊंचा लंबा हो गया। जैसे ही मैं जवान हुई मेरी माँ को मेरी फ़िक्र सताने लगी। उन्होंने बिना वजह मेरे घर से निकलना बंद कर दिया और हर वक्त मुझे दुपट्टा ओढ़ कर रखने को कहती और कभी कभी तो मुझे बाबा के पास भी जाने से मना करती और राहुल अंकल के सामने आने पर भी पाबंदी लगा देती थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरी माँ को मुझे सबसे दूर रखना पसंद आ गया है। उन्हें मेरा बाबा के साथ बैठना, बातें करना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे बहाने बहाने से मेरे कमरे में ही रहने का कहती। अब जो मेरे बाबा के दोस्त थे राहुल अंकल, उनके साथ भी मेरा खेलना बंद हो चुका था। माँ ने मुझे बाहर कोई दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। कभी कभी तो मुझे माँ की यह हरकत बहुत अजीब लगती, उनकी सोच पर भी गुस्सा आता था। हमें बाबा के साथ रहते हुए 8 साल का वक्त होने वाला था और उन 8 सालों में उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे वे मुझे अपने दुश्मन मालूम होते। बाबा ने तो मुझे मेरे सगे बाप से भी कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो दी थी और राहुल अंकल का अंदाज़ा भी ऐसा ही था। एक शाम माँ ने मुझे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने हैरानगी से पूछा कि हमें कहीं जाना है। माँ हंस कर कहने लगी कि एक सरप्राइज़ है, तुम तैयार होकर ये दूध का गिलास ख़त्म कर लो, तब तक बाज़ार से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। मैं तैयार होकर सारा दूध पी चुकी थी
और मेरी माँ बाबा के साथ बाजार चली गई। मुझे दूध पिए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि मैं अपने होश खो बैठी और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी और माँ मेरे सिरहाने खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर माँ रोते हुए मेरे करीब आई। मैंने बहुत मुश्किल से माँ से पूछा कि मैं अस्पताल में क्यों और कैसे आई हूँ। माँ ने बताया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और जब माँ और बाबा बाजार से वापस घर आए तो मैं खून से लथपथ नीचे पड़ी हुई थी। माँ को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन माँ से भी कहीं ज़्यादा परेशान मेरे बाबा हो गए थे। बाबा मेरे करीब आए और मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, जल्दी ही तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतनी बुरी तरह सीढ़ियों से गिर गई। बाबा के सवाल पर मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि सब कैसे हुआ था। मुझे तो बस इतना ही याद था कि मैं तैयार होकर दूध पी रही थी। फिर माँ कहने लगी, अभी मेरी बेटी ने ऐसी कोई बात ना पूछो जिससे इसे दिमाग पर जोर लगाना पड़े। अब इसे आराम की ज़रूरत है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। बाबा ने माँ को घर भेज दिया और ख़ुद मेरे पास बैठ गए, क्योंकि माँ को घर से मेरे लिए कुछ पका कर लाना था। मैं एक हफ़्ता अस्पताल में रही और इस एक हफ़्ते में बाबा ने मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखा। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन तक उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रखी थी। मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि खून ज़्यादा बहने की वजह से मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं रही थी। अब हर गुज़रते दिन के साथ मेरी तबीयत अजीब सी होती जा रही थी। ये बात मैंने अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती। एक रात माँ दूध का गिलास टेबल पर रख कर कहने लगी, अब जल्दी से दूध पी कर सो जाओ, हमारे स्कूल से काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, कल से स्कूल भी जाना है। वे मेरे पास बैठ गए और बताने लगी कि जिस दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई थी उसी दिन मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए गए थे। हमें क्या मालूम था कि वापसी पर तुम्हें हम इस हाल में मिलेंगे। माँ की बात पर मुझे याद आया था कि इस दिन मेरी सालगिरह का दिन था और मैं भूल गई थी। माँ ने बताया कि वे मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा लाए थे और अभी तक मुझे दे ही नहीं सके। वे मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तुम कल स्कूल से वापस आओगी तो हम बाकायदा तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे और फिर तुम्हें तोहफ़ा मिलेगा। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई। माँ दूध पीने को कहकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। मेरा दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने दूध का गिलास ऐसे ही छोड़ दिया और लाइट बंद कर लेट गई। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाबा मेरे कमरे में आए, मेरे पास ही बैठ गए। मैंने जानबूझकर आंखें नहीं खोली थी। मैं अचानक से आंखें खोलकर उन्हें चौंका देना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे पहले बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगता था जैसे मुझ पर कयामत आ गई हो। मेरा माथा चूमते हुए जो कुछ वे कह रहे थे वे मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाई। बाबा बस थोड़ी देर कमरे से रुके, लेकिन इस थोड़ी ही देर में मेरी जान लबों पर आ गई थी, क्योंकि मुझ पर एक क़यामत का ऐसा राज खुला था। अगली सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर माँ ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, बल्कि मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैं इस कदर डरी हुई थी, मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी। मेरा चेकअप करके डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनकर माँ के होश उड़ गए। माँ को यकीन ही नहीं आया था कि डॉक्टर ये क्या कह रही है, लेकिन बिल्कुल सच था। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अस्पताल से वापस ले आई। घर आकर वे मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है और ये बच्चा किसका है। अगर ये बात माँ ने मुझसे पहले पूछी होती तो शायद मैं पूरी तरह अनजान होती, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि रात बाबा ने आकर सारी हकीकत खोल दी थी कि हादसे वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। और जब सारा सच मैंने माँ को बताया तो उन्हें मेरी बात पर यकीन ही ना आया। माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुम्हारे बाबा ने बहुत पहले ही मुझे खबरदार किया था कि तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे बाबा को वहम हो गया है और इसलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर कर दिया था ताकि वे तुम्हारे बारे में कोई गलत बात ना सोचें। लेकिन शायद तुम्हारे बाबा ठीक थे कि तुम गलत रास्ते पर चल निकली हो और अब इल्ज़ाम अपने बाप पर लगा रही हो। माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब बाबा ऑफिस से लौटे तो माँ ने उन्हें भी मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दी और जब माँ ने उन्हें यह बताया कि मैं इल्ज़ाम उनके सर लगा रही हूँ तो बाबा गुस्से में सीधा मेरे कमरे में आए और मुझे बुरी तरह मारने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे होश में नहीं हो। मैंने रोते हुए चीख चीख कर कहा कि कल रात मैं होश में थी
और आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि माँ को बाज़ार में ले जाकर छोड़ने के बाद ऑफिस का बहाना करके आप वापस घर आ गए थे। माँ ने जो दूध मुझे दिया था आपने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर आपने ना सिर्फ मेरे साथ पाप किया बल्कि आपने इस गुनाह को छिपाने के लिए मुझे सीढ़ियों से गिरा कर वापस चले गए। इतने सालों तक मैंने आपसे एक बाप की तरह मोहब्बत की और आपको अपने बाप का दर्जा दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि आपकी नीयत में इतना घटियापन है। मेरी बात सुनकर बजाय इसके बाबा अपनी गलती को कबूल करते उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा दिए और माँ से कहने लगे कि तुमने एक ऐसी चरित्रहीन बेटी पैदा की है। माँ को तो सच और झूठ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद बाबा बहुत पहले से उनके कान में मेरे खिलाफ बातें करते आए थे, इसलिए उन्हें मुझसे कहीं ज़्यादा बाबा पर भरोसा था। और इतने सालों में बाबा ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि माँ को उन पर शक होता। इसलिए माँ को यही लगा शायद मैं किसी और का गुनाह बाबा के सर डाल रही हूँ। बाबा ने साफ साफ लफ्ज़ों में माँ से कह दिया कि अब वह और मुझे अपनी बेटी बनकर इस घर में नहीं रख सकते। माँ ने बाबा की मिन्नतें की कि वह मुझे घर से ना निकाले, मगर बाबा खामोश होकर अपने कमरे में चले गए। माँ ने मेरा बच्चा जाया करवा दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी पहली शादी की तरह उनकी दूसरी शादी भी मेरी वजह से ख़त्म हो जाएगी। जब जब बाबा को मौका मिलता वे मेरे कमरे में चले आते और मेरे साथ पाप करते और मजबूरन मुझे सहना पड़ता, क्योंकि मेरी बात सुनना और यकीन करने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन अपने हालात से तंग आकर मैंने खुद ही अपने सौतेले बाप का घर छोड़ दिया। मेरी इज्जत तो लूट ही चुकी थी, अब खोने को मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, वह इसलिए कि मेरी माँ को मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था। और ऐसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख था। मैं कुछ पैसे लेकर घर से निकली और एक हॉस्टल में रहने लगी और वहाँ रहते हुए नौकरी ढूंढने लगी। लेकिन मैं जहाँ भी नौकरी करने जाती मेरी कम उम्र और जवानी मेरे लिए मुसीबत बन जाती। और फिर एक दिन हॉस्टल की एक लड़की ने मुझे यह काम बताया। इसमें पैसे भी बहुत थे और काम भी वही करना था जो दूसरी नौकरी में करना पड़ रहा था। लोग मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी को नौकरी पर रख तो लेते थे, मगर उनका असली मकसद तो कुछ और ही होता था। और यहाँ सीधे पैसे देकर इज्जत खरीदी जाती थी। मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुन लिया। जब इज्जत उतरती ही थी तो फिर ठीक तरह से पैसे लेकर ही उतारी जाती। कुछ घंटे के लिए 10,000 में मैं अपना वक्त बेचती रही और उन पैसों से अपना गुजारा करती रही। कुछ लोग इस कदर तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा कम है जो मेरे सौतेले बाप ने मुझे पहुंचाई थी। सुमन की बात पूरी हो गई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं खामोशी से उन आंसुओं में छुपी तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर इसके कमरे में गया था और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन इसकी हकीकत जानने के बाद मुझ में हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं भी इसके साथ धोखा करता। मैंने सुमन को सच बता दिया कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और अपने लिए न्यूज़ हासिल करने यहाँ तक आया था। अब अगर वे चाहे तो मुझे ये खबर लोगों तक पहुँचाने दो, अगर ना चाहे तो मना कर दे। मैं दोनों हालातों में उसका कहना मानूंगा। वे रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि आपको ये खबर चलाकर क्या हासिल हो जाएगा। मैंने उम्मीद भरे अंदाज में कहा कि शायद हो सकता है कि कोई इंसान दरिंदा बनने से बच जाए या कोई मजलूम लड़की जो दरिंदगी का शिकार हो रही हो उसे कुछ मदद हासिल हो जाए। सुमन ने अपनी रजामंदी से मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त दे दी ताकि फिर किसी और लड़की को ऐसे किसी सौतेले बाप के हाथों बर्बादी का सामना न करना पड़े। मेरी सब सुनने वालों में से यही गुजारिश है कि अपने आसपास के हालात से चौकन्ना रहें। कोई भी औरत अपनी मर्जी से गुनाहों के दलदल में नहीं धंसती, बल्कि उसके हालातों से उस जगह पर पहुंचा देते हैं। सुमन जैसी कई लड़कियां आज इस मकाम पर खड़ी हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ हमारी ही दुनिया वालों के मर्दों का है। मैंने सुमन से वादा किया था कि अगर मैं इस काम से दूर जाना चाहती है तो मैं इस भाई बनाकर उसकी शादी किसी अच्छे और शरीफ इंसान से कर दूंगा और इसका भाई बनकर इसका ख्याल रखूंगा। सुमन ने मेरी बात मानकर इस काम से तौबा कर ली और मैंने अपने वादे के मुताबिक इसकी शादी अपने कज़िन से करवा दी। शादी से पहले मैंने अपने कज़िन को सुमन की सारी हकीकत बता दी। वह अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं चाहता था, इसने दिल से सुमन को स्वीकार किया और आज वे दोनों बहुत खुश हैं। आखिर में मैं आप लोगों से यही पूछूंगी कि उस न्यूज़ रिपोर्टर ने सुमन के साथ ठीक किया या उस जैसी लड़की को उसके हाल पर छोड़ देता। कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।